Jana and dear students, in today's class we are going to start with our chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structure. We are going to start with our chapter 4, that is chemical bonding and molecular structure. So this is a new chapter, chapter 4. So we are going to study here chemical bonding and molecular structure. So our first topic is types of chemical bonds. How many types of chemical bond are there? Interatomic and intermolecular. First is your interatomic and second is your intermolecular. Interatomic and intermolecular, basically two types के हम types of chemical bond पढ़ेंगे, एक interatomic and दूसरा intermolecular. ठीक है, इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर को अब और जो आगे इनके अंदर जो आते हैं इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर के अंदर क्या क्या होते हैं उसकी बात हम करते हैं. दैट इज़ आवर फर्स्ट इंटरएटॉमिक एंड सेकंड इंटरमोलिकुलर. आयनिक कोवैलेंट, these all come in interatomic, and in intermolecular there are first interatomic, ionic, covalent and metallic. बेसिकली इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. एंड सेकंड इन इंटरमोलिकुलर वी स्टडी अबाउट वंडर वॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन एटम के बॉन्डिंग जो होती है इन दो के बारे में हम पढ़ते हैं. वंडर वॉल एंड हाइड्रोजन एटम नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन दो के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो आप देख सकते हैं इंटरएटॉमिक में आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. एंड वंडर वॉल फोर्स इज़ वेरी वीक फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ऑल्सो. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया एंड इन वॉट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इज इट क्लियर? ओके ओके बेटा. सो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. क्या रीज़न होता है बॉन्ड के बनने का? व्हाट इज़ द रीज़न? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द बॉन्ड्स फॉर्मेशन. बॉन्ड्स क्यों फॉर्म करना चाहते हैं कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या व्हाट्सएवर? क्या रीज़न होता है बेसिक जिसके कारण ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? आप समझ रहे होंगे जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है. सो सिंपली स्टेबल होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, या उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयरिंग करने के लिए, सो दैट दे कुड बिकम स्टेबल. पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो स्टेबिलिटी हाई होती है. तो ये सब रीज़न होते हैं. अब इनके कुछ रीज़न्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. दैट इज़ सबसे पहला जो मैंने बोला, टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए. सेकंड ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था, ऑक्टेट के हिसाब से भी इनको स्टेबिलिटी चाहिए. तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर 8 इलेक्ट्रॉन आटो मोस्ट ऑर्बिट पे आ जाए तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा. ये दो रीज़न हो गए. इसके अलावा एक जो थर्ड रीज़न हमारा होता है वो मैंने बताया, पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट हो जाए. सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी अगर हो जाएगी, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे भी स्टेबिलिटी हमारे इन एटम्स को बहुत ज़्यादा मिलती है. ठीक है, जो स्टेबिलिटी होती है वो किस कारण से होती है, बट इन एक्चुअल जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअल जो रीज़न होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को लोवेस्ट करने के लिए एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को लोवेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के समय रहेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है. तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा. एक ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहे थे, दूसरा अपना हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, इन सब के कारण स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है. सो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ ये हमारा हाउस है. I am living here, that is in 3rd floor.
तो क्या मैं स्टेबल होऊंगा यहाँ पे थर्ड फ्लोर से? मुझे बार बार अप से डाउन एंड डाउन से अप जाना पड़ेगा, मीन्स मेरी एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट होगी। सो आई एम हाईली अनस्टेबल हियर, हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होऊंगा। सेकंड केस लेता हूँ, सपोज नाउ आई एम लिविंग एट ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पे मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होऊंगा, बिकॉज मुझे कहीं भी जाना होगा तो यहीं से मैं चला जाऊँगा, मुझे बार बार अप स्टेयर चढ़ना और उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इज़ द केस विद द एलिमेंट्स एंड एटम्स के साथ भी, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो हायर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बहुत ही लो होगी। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यही आइडिया यूज़ होता है। हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो अनस्टेबल होगा, लो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वही चीज़ देखिए मैंने आप बताया, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आप समझिए जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड्स को जब बनाते हैं, सपोज़ कोई एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, एटम सपोज़ बॉन्ड के फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दो फोर्सेस लगेंगे, या तो वो रिपेल करेंगे या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, दो ही केस हो सकता है। सपोज़ रिपेल कर रहे हैं तो मतलब नेगेटिव चार्ज क्लोज आ गए होंगे, दैट्स वाई दे आर रिपेलिंग। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्शन जब होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए 1 2, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, दो एटम्स, ठीक है, सपोज़ ए एटम है, ये भी ए एटम है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, ये जो बना इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो लेंथ है और उसको हम डिनोट करते हैं बॉन्ड लेंथ से। और ये बॉन्ड लेंथ क्या है, ए से ए एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज़ बॉन्ड लेंथ। और ये जब दो एटम अट्रैक्ट करे उसकी वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। Start with our topic, that is ionic bond or electrovalent bond.
अब बेटा हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने 4th चैप्टर का, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्चुअल में क्या होता है? ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में मेटल और एक नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है। मेटल, इस चीज़ को याद रखिएगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल, जब इन दो चीज़ों के बीच हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास या नेगेटिव पॉजिटिव के पास ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का फोर्स इन दो एटम्स के बीच लगता है और उसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल्स हम समझते हैं, सपोज़ Na है और Cl है। Na के पास एक प्लस चार्ज है, Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज है। इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 281 होता है और इसका करेंगे तो 287 होता है। ये लास्ट में देख रहे हैं 1 और 7, मतलब ये एक अगर इसको दे दे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा NaCl का, जो कि हमारा एक कैसा आयनिक बॉन्ड होगा। NaCl के बीच जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग नहीं, ट्रांसफ़र होता है। शेयरिंग नहीं कर रहा, ट्रांसफ़र कर रहा, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र होने की वजह से ये दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि वैसे तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन आप कहते नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो 28 हो गया और जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये भी 288 हो गया। क्लियर है? देखिए, मतलब ऑक्टेट तो दोनों की कंप्लीट है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज जब ये अपने एटम्स को देता है या लेता है तो ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने गैसियस एटम वहाँ पे आपको बताया था। तो जब गैसियस एटम है, जाहिर सी बात इनके बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी होगी, ये स्टेबल होना चाहेंगे, गैस अनस्टेबल होती है। तो जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाती है, ठीक है, सपोज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड हो गया क्लोरीन की तरफ, तो जब ये बॉन्ड बन गई, गैसियस एटम जब एक दूसरे से कंबाइन होकर बॉन्ड बनाए तो NaCl हमें एक सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में। दैट्स वाई ये सॉलिड फॉर्म में जब मिलता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। जब ये एटम अपने लूज़ करते हैं पॉजिटिव कैटायन या एनायन बनाते समय तो ये गैसियस स्टेट में होते हैं, बट जब सॉलिड स्टेट पे आते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इसका रीज़न होता है क्यों ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्यों ऐसा ये बिहेव करते हैं, स्टेबल होने के बाद भी ये सॉलिड फॉर्म में आना चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न। ओके, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग क्या देखेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसी NaCl की बात कर लेते हैं कि NaCl में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। Na लिया प्लस चार्ज है, Cl लिया नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहाँ से Na से Cl की तरफ क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। देखिए इसका अगर हम डॉट स्ट्रक्चर से शो करें Cl को तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जो क्रॉस मैंने बनाया ये सोडियम का जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ गया। एक तरीका ये है NaCl को दिखाने का, NaCl ये हो गया। या एक तरीका और है जिस तरीके हम दिखा सकते हैं, सपोज Na लिखा एंड इस साइड हमने Cl लिखा। एक ये तो फर्स्ट था, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ शोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज Na का एक एटम ज़्यादा होता है, देखिए 281, इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा, 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसका 287। अब एक जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, एक ये अगर यहाँ पर चला आएगा तो जाहिर सी बात है Na का तो हो गया 28 स्टेबल,
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका 287 होता है, मतलब अगर इसको कोई एक और दे दे, एक कौन दे सकता है, Na, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो था, बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया ये कहाँ से आया, Na से आया। ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे इस तरीके करें चाहे इस तरीके, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। ये डॉट जो दिखा रहा है ये क्या, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द NaCl। ठीक है, चलिए एक और हम चेक कर लेते हैं MgCl का। NaCl का देख लिया हमने, अब MgCl का देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड MgCl2, ये फॉर्मेशन होता है। वी नो दैट MgCl2 बनेगा। अब Mg, तो Mg के पास +2 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, Mg था, Mg +2, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, निकल गए। तो आपका ये क्या बन गया, ये बना Mg2+। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे Mg के पास, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, Mg2+ ही बन गया। आपका Cl जो है वो 2Cl है, 2Cl। इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, Cl माइनस के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये कैटायन था तो दूसरा क्या होगा, एनायन होगा, Cl माइनस। और ये गैसियस एटम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जितने भी आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं वो सब गैसियस एटम है। Mg ये भी गैसियस है, सब गैसियस एटम है। क्लियर है। अब Mg हो गया और यहाँ से मेरा Cl बन गया, दोनों चीज़ बन गई हैं। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर रिप्रेजेंट करें तो Mg2+ है, Cl एंड Cl। Cl का आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे देगा, जिससे MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgCl2। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने क्या किया, एक और एक 2 दे दिया। तो NaCl एंड MgCl2 दोनों का हमने फॉर्मेशन चेक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली होती क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, और आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हो या गेन हो जाए फॉर्मेशन आयनिक के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। NaCl के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा था। तो लॉस हो या गेन हो, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होते हैं, कम हो जाते हैं, या तो बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए अब हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं कैसे ये फॉलो करता है। सपोज़ ग्रुप फर्स्ट की हम बात करें, ग्रुप फर्स्ट, इसमें आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं। सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +1 होती है। इस चीज़ को याद रखिए, बिकॉज ग्रुप 1 है, ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट है तो इलेक्ट्रो वैलेंस जो होती है इनकी, इलेक्ट्रोवैलेंसी की हम बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंसी ये +1 होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रुप सेकेंड, दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनमें देखिए ग्रुप सेकंड लिखा है, दैट मीन्स इन सब भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है +2 होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। डी ब्लॉक की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। देन ग्रुप 13, ग्रुप 13 में आपके एल्युमिनियम, गैलियम, देखिए 13 है ना, तो इसका +3 होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको याद रखना, जितनी बार हम लोग के टेस्ट को पढ़ेंगे उतनी बार इस चीज़ को रिपीट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करना बस। देन ग्रुप 14, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये देखिए यहाँ पे +4 होनी चाहिए, बट आपको पता है हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में +4 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर +4 होता है तो 8 का ये हाफ है। दैट मीन्स ये कैसे होंगे, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, +4 -4 को या -4 +4 को। तो ग्रुप 14 का आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। देन ग्रुप 15, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। देखिए ग्रुप +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ,
+4 में फॉर्मेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट मीन्स अब ये +3 होगा। +5 करेंगे तो एनर्जी कंसिड्रेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका अपोजिट ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ले लेंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, +3 मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इनका +3 होगा। देन ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, जब इनका टैंडम बात करेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा। 16 के एलिमेंट आप ऐसे दे सकते हैं 18 - 2 16, 18 - 3 15। इज इट क्लियर? नाउ ग्रुप 17 की जब बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ग्रुप 18 जो होते हैं वो आपके नोबल गैसेस होते हैं, वहाँ शेयरिंग, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। सो थैंक यू।